हम लोगों ने अभी टाइम ऑफ सप्लाई रिवाइज किया था। टाइम ऑफ सप्लाई में क्या हमको टाइम पता चल जाता है किस डेट को हमको जो है टैक्स जमा करना है, एक डेट हमको पता चल जाती है, टाइम पता चल जाता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हमको वैल्यू पता चल जाती है, ऐसे नाम से समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू पे हमें टैक्स पे करना है। जैसे जीएसटी एक सर्टेन परसेंटेज लगती है, वो परसेंटेज किस वैल्यू पे लगती है, वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई में मेनली, जिस पे हमारी जीएसटी लगेगी। इसमें पूरा सेक्शन 15 गवर्न करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई को। तो अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है, जैसे मान लो 10 रुपए का हमने पेन तुमको बेचा, तो 10 रुपए का पेन बेचा तो 10 रुपए इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू, जितने का हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब इसकी कुछ कंडीशन है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होती है, प्राइस एक्चुअली पेड, जो आप प्राइस एक्चुअली में पे किए हुए हैं या फिर पेबल है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो आप प्राइस पे कर रहे हैं या तो पेबल है, मतलब फ्यूचर में पे करेंगे, वो आपकी क्या होगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू। कंडीशन क्या है कि सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड पर्सन, जो सप्लायर है और रिसिपिएंट है वो रिलेटेड पर्सन नहीं होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन है तो ये वाला 15 वाला सबसेक्शन 1 वाला रूल नहीं देखेंगे। प्राइस इज सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब केवल कैश में प्राइस होना चाहिए, कैश इंक्लूड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। समझ रहे हो ना, अगर यूपीआई से पेमेंट हुआ उसको भी हम कैश ट्रांजेक्शन ही ट्रीट करेंगे। कहोगे सर हमने तो कैश नहीं किया, हम तो जाके यूपीआई करते हैं, तो वो भी आपका कैश में ही ट्रीट होगा। अब ये जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, मान लो ट्रांजेक्शन वैल्यू आपकी गुड्स आपने 1 लाख रुपए में सप्लाई किया, इसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें लेस होती हैं, जो कि 15 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में दे रखी है, वो पढ़नी है। तो अगर हम बात करें आइटम टू बी एडेड इन ट्रांजेक्शन वैल्यू, कौन कौन सी चीजें, आपका क्लॉज ए बी सी डी ई, ये जो पांचों क्लास हैं ये ऐड होते हैं। अब इसमें क्या है, जितने भी टैक्सेस होते हैं अदर देन जीएसटी, मतलब जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सारे ऐड होते हैं, जीएसटी वाले टैक्सेस को छोड़ के इसमें ऐड हो जाएंगे। जीएसटी वाले टैक्सेस क्यों नहीं ऐड होंगे, क्योंकि इसी वैल्यू पे आप जीएसटी निकालेंगे और इसमें जीएसटी ऐड कर देंगे ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता है ना, इसीलिए जीएसटी ऐड नहीं करेंगे। कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट है, एनी पेमेंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट वाज लायबल टू पे द सप्लायर बाय द सप्लायर, ऐसा कोई पेमेंट जो कि रिसिपिएंट ने कर दिया, जैसे मान लो इंश्योरेंस है, मान लो इंश्योरेंस, मान लो ये है कि सप्लायर को करवाना है किसी गुड्स का, अगर भेज रहा है, ठीक है, कहीं पे, लेकिन उसको अगर रिसिपिएंट ने कर दिया है तो उसको ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। समझ लो, क्योंकि जो टैक्स लगेगा वो उस पूरी इंश्योरेंस की वैल्यू को इंक्लूड करके लगेगा। इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, मतलब कि कोई गुड्स आपने परचेज किया, उसको पैक करवाना है, उसका इंश्योरेंस करवाना है, उसकी वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी होती नहीं है कि 2 इयर्स एक्सटेंड करा लो, जो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे कोई चीज परचेज करते हो। कोई भी फ्रेट डिलीवरी चार्जेस अगर एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, पड़ते हैं कि 99 रुपीज सिक्योर डिलीवरी चार्जेस ऐसे करके जो लग्जरी इलेक्ट्रिक आइटम्स मंगाते हैं उस पर पड़ता है, या फिर कोई अदर एक्सपेंसेस हैं जो कि उसी गुड्स से रिलेटेड है। इंसिडेंशियल का मतलब होता है रिलेटेड एक्सपेंसेस, कोई भी उसी गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे ऐड होते हैं। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, ये सारी चीजें ऐड होती हैं जो भी डिलेड पेमेंट के लिए होती हैं। सब्सिडरी ऐड होती है, सब्सिडी की कंडीशन है डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, प्राइस से डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए और अदर देन गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब जितनी भी प्राइवेट वाली सब्सिडरी, जैसे मेनली क्वेश्चन में एनजीओ वगैरह लिख के आएगा, वो सारी ऐड होती है। अब मेनली इसमें होता है कि माइनस क्या क्या चीजें होती हैं, डिस्काउंट माइनस होता है, डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट माइनस होगा। डिस्काउंट की भी कंडीशन है, डिस्काउंट अगर बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब हम बेच रहे हैं, हमने कहा 10 रुपए का पेन है, कहा कि कुछ कम कर लीजिए, हमने 9 रुपए दिया तो माइनस कर सकते हैं। कह रहे कंडीशन इनवाइस में 100 है तो डिडक्टेड कर लेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन वैल्यू से, माइनस कर सकते हैं। आफ्टर सप्लाई, सप्लाई हो चुकी, 10 रुपए का ले जा चुके, उसके बाद आप अगर कह रहे हैं कि इस पे हमको 1 रुपए का डिस्काउंट दे दीजिए, तो उसकी कंडीशन है जब हमने सप्लाई की उस टाइम एग्री होना चाहिए कि अगर आप इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे या 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 1 रुपए का डिस्काउंट एडिशनली दे देंगे, लेकिन वो डिस्काउंट तब देंगे जब पेमेंट आप 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर कर देंगे। मतलब एक कंडीशनल डिस्काउंट होता है, जो सर्टेन कंडीशन आपका फुलफिल हो जाएगा तब वो मिलेगा। तो ये होता है एग्रीड होना चाहिए एट या बिफोर सप्लाई, सप्लाई के टाइम पे या सप्लाई से पहले एग्री होना चाहिए कि आगे चल के डिस्काउंट दिया जाएगा। प्लस लिंक टू इनवाइस होना चाहिए, इनवाइस में लिंक होना चाहिए कि डिस्काउंट मिलेगा आपको। प्लस जो आप जो है डिस्काउंटेड पोर्शन है उस पर अगर कोई आपने आईटीसी लिया है, मान लो 10 रुपए पे आईटीसी ले लिया है आपने
अपने यहाँ जो आईटीसी लोगे वो तो 10 रुपए पे लोगे, परचेज 10 रुपए का किया है, लेकिन गुड्स तो वो आपको 1 रुपए का डिस्काउंट आगे मिल जाएगा, तो जो 1 रुपए की आईटीसी होगी वो आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। नहीं समझे? कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो? फिर से बताते हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि अगर गुड्स आपका 10 रुपए का बिक रहा है और इस पे ये कह रहे हैं कि हम आगे चल के आपको 1 रुपए का डिस्काउंट देंगे अगर आप विद इन अ वीक पेमेंट कर देते हैं, और आपने विद इन अ वीक पेमेंट कर दिया और इसको आपने अपने जीएसटी में दिखा दिया कि 10 रुपए की हमने परचेज की है, तो जीएसटी पे 10 रुपए पे मान लो 2 रुपए आईटीसी हुआ, 2 रुपए आईटीसी आपने ले लिया, ले लिया। तो इस 10 रुपए में 1 रुपए ये भी तो इंक्लूड है जिसपे डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो अगर आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, जो भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आएगा 1 रुपए का। समझ में आया? अगर आईटीसी रिवर्स नहीं किया है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इसको भी डिडक्ट कर दिया जाए, हाँ इसको डिडक्शन अलाउड होगा। कह रहे हैं आफ्टर सप्लाई, एग्रीड नहीं है, आप सप्लाई करने के बाद आप डिस्काउंट दे रहे हैं, एग्री पहले नहीं था तो आपका अलाउड नहीं होगा। नॉट प्री एग्रीड है तो आपका अलाउड नहीं होगा। ये 3 कंडीशन है मेनली जो कि पढ़नी है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। तो ये ऐड लेस वाला हमारा काम खत्म हो गया। ये एक एक्सक्लूसिव लिस्ट है कि क्या चीजें ऐड होंगी, क्या चीजें लेस होंगी। समझ रहे हो? मतलब इतनी ही चीजें यहाँ पे एडलेस होती हैं मेनली क्वेश्चंस में जो देखने को मिलेंगी एग्जाम में। तो ये लिस्ट एक बार पढ़ लोगे, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसे पहले एक बार पढ़ा देते हैं हम। कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन वगैरह करा रहे हो कोई गुड्स का, डिजाइन ड्राइंग या इंजीनियरिंग चार्जेस हैं ऐड होंगे, टेस्टिंग चार्जेस हैं ये भी ऐड होंगे, फ्रेट होगा ये भी ऐड होगा, इंश्योरेंस चार्जेस, इंटरेस्ट पेनल्टी ये भी ऐड होगा, इंस्पेक्शन चार्जेस है गुड्स का ये भी होगा, लोडिंग अनलोडिंग वेट का मेजरमेंट अगर कर रहे हो ये सारे चार्जेस हैं ये भी ऐड होगा, प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस गुड्स को पैक वैक करा रहे हो ये भी ऐड होगा, प्रोटेक्टिव पैकेजिंग चार्जेस ये भी, सब्सिडरी भी अगर डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है और अदर देन गवर्नमेंट है वो भी ऐड होगा, और टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाले हैं वो भी ऐड होंगे। इसके अलावा 12 चीजों के अलावा तुमको क्वेश्चन में मिलेंगी नहीं चीजें, जहां तक हमारा मानना है। इसमें हमने सब कुछ कवर कर रखा है, लेकिन मेनली इसमें जो ऊपर लिखी है वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। मतलब इसमें काफी चीजें दे रखी है जो तुमने अभी तक क्वेश्चन में नहीं देखा होगा और देखोगे भी नहीं, लेकिन फिर भी वो आ सकती है। ये पूरा एक एक्सक्लूसिव फॉर्मेट हमने बनाया है। डिस्काउंट में भी 3 चीजें दे रखी हैं, डिस्काउंट अलाउड और बिफोर, जो 3 कंडीशन है वो तीनों सेटिस्फाई हो रही है, लेस कर दो। इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज बाय सेलर फॉर डिले बट नॉट रिसीव्ड लेटर, इंटरेस्ट पेनल्टी है सेलर के द्वारा चार्ज किया गया है डिले के लिए, लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ लेटर में, ऐड नहीं करेंगे, एडलेस कुछ नहीं करेंगे। सब्सिडरी है आपका डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्राइस है, रिसीव बाई गवर्नमेंट है, नहीं ऐड करेंगे। समझ रहे हो? मतलब अदर देन गवर्नमेंट करते हैं ना सब्सिडी वगैरह। तो ये पूरा एक्सक्लूसिव फॉर्मेट है। तो यहां से आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक पार्ट खत्म होता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई के दो पार्ट्स हैं अगर हम बात करें, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट अगर हम बात करें तो आपका ये ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालने वाला, दूसरे में वैल्यूएशन रूल्स हैं। तो ट्रांजेक्शन वैल्यू वाला पार्ट अपना खत्म हो गया, अब हमारा क्या आया है? वैल्यूएशन रूल्स। तो वैल्यूएशन रूल्स कब लगते हैं? जैसे ऊपर हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, अदर देन रिलेटेड पार्टी होना चाहिए। मतलब अगर रिलेटेड पार्टी है तो यहां पे कवर नहीं होगा, ये 2 कंडीशन है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन आ रही हैं, मतलब नॉट रिलेटेड पार्टी होना चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। मान लो प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, कैश भी ले रहे हो, एक्सचेंज पे भी डाल रहे हो प्रोडक्ट, तब क्या करोगे? तब वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी? या फिर रिलेटेड पर्सन से सप्लाई कर रहे हो तब कैसे निकलेगी? इसके लिए बनाया गया है 15 सबसेक्शन 4 वैल्यूएशन रूल्स, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगी। ठीक है? 15.4 if value of supply cannot be determined under section 15 subsection 1 applies to the following cases: सप्लाई विदाउट प्राइस है, प्राइस ही नहीं है सप्लाई का, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, या सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन और एनी अदर कंसीडरेशन, एक्सचेंज वगैरह अगर आप कर रहे हैं उस केसेस में आ रहा है। इन सच केसन द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड एज पर द सीजीएसटी रूल 2017, जो कि रूल आपके 27 to 31 दे रखे हैं। रूल आपके बहुत सारे हैं, हमने वो रूल कवर किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सीजीएसटी रूल की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है रूल 27। ठीक है, एक बार एक काम करो, इसको पहले रीड कर लो थोड़ा सा, इसके भी क्वेश्चंस करेंगे ना, तो सबसे पहले ये तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए।
पढ़ लिया होगा, इतना ज़्यादा था भी नहीं 2 पेज का ठीक है। तो CGST रूल्स हैं। सबसे पहले रूल 27, व्हेन कंसिडरेशन नॉट इन मनी, अगर कंसिडरेशन पूरा का पूरा आपका मनी में नहीं है तो हम लोग उस गुड्स की ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे कि मार्केट में उस गुड्स की क्या वैल्यू है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू मतलब ए अवेलेबल नहीं है तो सम करेंगे टोटल कंसिडरेशन मनी में, क्योंकि ये केस तब आता है जब आप एक्सचेंज वगैरह पे कुछ चीजें डालते हैं। तो एक्सचेंज पे डालते हो तो कुछ आप अमाउंट पे करते हो प्लस आप ओल्ड प्रोडक्ट डालते हो, समझ रहे हो। तो ओल्ड प्रोडक्ट की आप क्या लोगे, OMV। OMV का मतलब ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सम लेंगे टोटल कंसिडरेशन इन मनी, मान लो 10,000 प्लस फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे आप जो मनी में नहीं है, मतलब जो आपका पार्ट वाला है, जो ओल्ड प्रोडक्ट है उसका आप फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। अगर ए और बी दोनों अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक कॉइन क्वालिटी, मतलब उसी सेम टाइप का कोई गुड्स होगा, सेम नेचर का होगा, उसको देखेंगे वो कितने का है, वो जितने का होगा वही वैल्यू कोट कर देंगे। अगर चारों तीनों अवेलेबल नहीं है तब क्या करेंगे, रूल 30 और 31 अप्लाई करेंगे। ये रूल 30 31 क्या है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उस दिन हम लोग बात करते हैं रूल 28 की। अगर सप्लाई आप रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू आपका अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ आप जो है सेम लाइक एंड क्वालिटी का देखेंगे। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो रूल 30 31 आपका लगेगा। सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल अगर हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू या फिर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सिमिलर गुड्स बाय द रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर। मतलब अनरिलेटेड कस्टमर का मतलब आपका सिमिलर गुड्स हो, कोई अनरिलेटेड पार्टी को जो अमाउंट चार्ज कर रहे हो, समझ लो। अनरिलेटेड का मतलब मान लो हम कोई सप्लाई कर रहे हैं, हमको उसकी वैल्यू नहीं पता है, हम प्रिंसिपल एजेंट के बीच में सप्लाई हो रही है, तो हम किसी दूसरे बिजनेस का एग्जांपल लेंगे और वो बिजनेस में देखेंगे सिमिलर गुड्स है, हमारा सिमिलर गुड्स है, तो वहां पे वो अपने कस्टमर को क्या चार्ज कर रहे हैं, समझ रहे हो। जो कस्टमर को वो चार्ज कर रहे हो उसका 90% हमारी क्या हो जाएगी, ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ए अवेलेबल नहीं है यहां पे तो सीधा सीधा रूल है, रूल 30 31 आप अप्लाई करें। उसके बाद रूल 30 जो हम लोग अभी बताएंगे, रूल 30 क्या होगा। जब अगर रूल 27 28 29 अवेलेबल नहीं है तो 30 लगेगा। 30 में क्या है, अगर 27 28 29 से अवेलेबल नहीं है तो रूल 30 लगाओ। रूल 30 क्या होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने का गुड्स बन रहा है उसका 110%, ये माना जाता है 10% का प्रॉफिट है। 10% प्रॉफिट ऐड करके आप जितने का सीओपी है आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका 110%। अभी 110% वाला रूल कहां आया, सीएएस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है, जो कि फाइनल में इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, आईडीटी में भी और कॉस्ट ऑडिट एक सब्जेक्ट है उसमें भी, तो वहां पे आप लोग पढ़ेंगे। अगर हमको 30 से भी नहीं पता चला तो कहें 31 लगाओ। 31 में जो असेसिंग ऑफिसर होगा जीएसटी का, वो खुद डिटरमाइन करेगा, बेस्ट जजमेंट रूल होता है, वो खुद अपने हिसाब से अपने रीजनेबल मेंस से जो प्रोविजन लग रहे हैं वो लगा के खुद निकाल के बताएगा। रूल 33 में क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी इंक्लूडेड है वैल्यू ऑफ सप्लाई में तो उसको कैसे हटाओगे। अगर मान लो हम मान के चलते हैं गुड्स का रेट है 100 रुपए और इस पे जीएसटी लगती है 18%, तो 118 का गुड्स हो गया। आप इसमें अलग अलग कैसे करोगे कि जीएसटी कितना है और वैल्यू क्या है गुड्स की, मतलब वैल्यू क्या है। तो सीधी सी बात है, वैल्यू इंक्लूडेड जीएसटी मतलब 118 इंटू रेट क्या था 18, डिवाइड बाय क्या करोगे, जो 100 प्लस रेट 118 है, तो आपका रेट निकल आएगा 100 आ जाएगा। ये क्या है, इसमें टैक्स नहीं लगा है, ये एक्सक्लूडेड है जीएसटी से रेट, समझ में आया। ये तो नॉर्मल यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे, क्यों, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, वही है जो 4th 5th 6th में सिखाया जाता है यूनिटरी मेथड मैथ वगैरह में। रूल 34, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन रुपीज। सप्लाई ऑफ गुड्स किया जा रहा है अगर, मतलब अदर देन रुपीज में कोई एक्सचेंज ऑफ करेंसी किया जा रहा है तो कस्टम एक्ट लगता है, और सर्विसेज किया जा रहा है तो गैप लगता है। तुम्हारे ऑलमोस्ट तुम्हारे एग्जाम में आज तक इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं 15 सबसेक्शन 5 पे। 15 सबसेक्शन 5 क्या है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 51 एंड 54। मतलब 51 और 54 में जो भी लिखा है उसको भूल जाओ ये पढ़ने के लिए।
मतलब ये जो 15 सब सेक्शन 5 है ओवर राइडिंग सेक्शन है सेक्शन 15(1) और सब सेक्शन 4 को। द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन नोटिफाइड सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द मैनर प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने मैनर प्रेस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से इनकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगी। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन आ रहा है तो हम 15 सब सेक्शन 1 और 4 नहीं देखेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। अब रूल 32 है, 32 में काफी सारे सबसेक्शन है। सबसे पहले रूल 32 सबसेक्शन 2, परचेज और सेल इन ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो इसमें दो ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन 1 ट्रांजैक्शन बेस्ड मेथड रहता है। इसमें क्या रहता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फ्रॉम टू इंडिया, मतलब इंडिया से फॉरेन में एक्सचेंज हो रहा है या फॉरेन से एक्सचेंज में, फ्रॉम टू दोनों लगा दिया। इसीलिए वैल्यू क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट एंड आरबीआई रेफरेंस रेट, मतलब बाइंग एंड सेलिंग रेट में जो डिफरेंस है वो आरबीआई का डिफरेंस रेट है इनटू टोटल यूनिट ऑफ करेंसी जो होंगी, ये हमारा निकल आएगा। अगर आरबीआई के रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, जैसे ऊपर यूज हुआ आरबीआई के रेफरेंस रेट का अवेलेबल नहीं है, तो सीधा सीधा 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट चार्ज, जो भी ग्रॉस अमाउंट होगा 1%, जितनी भी वैल्यू एक्सचेंज की गई उसका 1% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। दूसरा मेथड एक स्लैब बेस्ड मेथड है, ऑप्शन नंबर 2। एक्सचेंज वैल्यू अगर 1 लाख रुपए तक की है तो 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज, जितनी अमाउंट एक्सचेंज की गई है उसकी 1%, मिनिमम 250 होनी चाहिए, 250 से अगर कम है तो वैल्यू इग्नोर कर देंगे। एवं 1 लाख, अगर 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख के अंदर है, मतलब 1 लाख टू 10 लाख है, तो 1000 लेंगे हम लोग 1 लाख तक के ट्रांजेक्शन के लिए, और बाकी जो बचा हुआ 9 लाख का ट्रांजेक्शन होगा या उसके लिए 0.5% लेंगे, जो भी अमाउंट एक्सचेंज की जा रही है। समझ में आया, क्लियर? एबव 10 लाख अगर हो रहा है तो 5500 लेते हैं हम लोग 10 लाख के लिए, और उसके जो एबव वाला होता है उसके लिए क्या लेते हैं, 0.1%, और ये मैक्सिमम 60,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको जरा सा पढ़ लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो इसमें। नीचे कर, क्यों नोट्स में लिखा नहीं है? अब हम लोग एक और करते हैं सेक्शन 30 रूल, सेक्शन रूल 13(2) सब सेक्शन 3। अब इसमें क्या होता है, जो आप बुकिंग टिकट्स की करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेटेड टू बुकिंग ऑफ टिकट्स। अगर आप डोमेस्टिक बुकिंग करते हैं विद इन इंडिया में, आपको कहीं जाना है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर होता है, जो कि उसकी सप्लाई ऑफ सर्विस चार्जेस लग सकते हैं। इंटरनेशनल बुकिंग करते हैं तो 10% ऑफ बेसिक फेयर लग सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 5-10%, तो याद रखना। बेसिक फेयर जब हमने बताया था, ये क्वेश्चन बहुत छोटा आता है, 7 नंबर में आएगा, तो बेसिक फेयर की डिफिनेशन भी लिख देना। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिक फेयर, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो बेसिक फेयर लिखा नहीं गया, लेकिन तुमको लिखना है। बेसिक फेयर मींस द पार्ट ऑफ द एयर फेयर और विच कमीशन इज नॉर्मली पेड। एयर फेयर का ऐसा पार्ट जिसपे कमीशन चार्ज किया गया हो टू द एयर ट्रेवल एजेंट बाय द एयरलाइन। अब आपका थोड़ा सा क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है, 32 सब सेक्शन 4 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अगर देखा जाए इसमें, अगर आपकी सेविंग पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटीमेटेड है, पहले से पता है कितनी इन्वेस्टमेंट है कितनी सेविंग होगी, बता के अगर लेते हैं, तो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, जितना प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं माइनस इन्वेस्टमेंट पोर्शन इंटीमेटेड। सेविंग पॉलिसी है और इन्वेस्टमेंट आपकी इंटीमेट नहीं की गई है पॉलिसी होल्डर को, तो दो स्लैब बनाए गए हैं। फर्स्ट ईयर में 25% प्रीमियम जितना चार्ज करोगे वो होगा, सेकेंड ईयर या उसके बाद में 12.5% ऑफ प्रीमियम चार्ज। सिंगल एन्यूटी प्लान है, जो ईयर में एक बार ऐसे एन्यूटी प्लान जाता है, आपका प्रीमियम एक ही बार जाता है अगर साल में, तो 10% ऑफ प्रीमियम चार्ज आपका होगा। रिस्क पॉलिसी है अगर, तो ग्रॉस प्रीमियम जितना चार्ज किया जा रहा है वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाती है। ये पूरा स्लैब एग्जैक्टली याद करना है, इसका क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सिंपल आता है, केवल ये कीवर्ड सेविंग पॉलिसी ऐसे करके लिखा होगा, केवल इनटू करोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। देख चुके हो तुम लोग, क्लास में करवा चुके हैं, बेहद इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है, आगे
32 सबसेक्शन 5 बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स की बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, इफ आईटीसी इज नॉट टेकन ऑन परचेज ऑफ सच गुड्स अप्लाई रूल 32 सबसेक्शन 5, अगर आईटीसी आपका नहीं लिया गया है उन गुड्स पे, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, इग्नोर करेंगे अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है। इफ आईटीसी इज टेकन, अगर आईटीसी लिया गया है तो हमको 15(1) और 15(4) आपको लगाना पड़ेगा। नोट सेल ऑफ क्या लिखा है, रीप्रोसेस्ड गुड रिसीव्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बॉरोवर, मतलब डिफॉल्टिंग से बैंक वगैरह नहीं होती, कार वगैरह अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो वो वापस ले लेती हैं, तो उस केस में उनकी जो परचेज प्राइस है, क्योंकि जब परचेज किया था मान लो 2 साल पहले किया था, अब तक वो डिप्रिशिएट होते हो गए होंगे, तो उनकी परचेज प्राइस जीएसटी के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, तो ये कहा जाता है जितना प्राइस पे किया है डिफॉल्टिंग बारोवर से, या फिर 5% ऑफ ईच क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ व्हिच एवर इज एप्लीकेबल, मतलब हम अगर रियल बात करें तो परचेज प्राइस से 5% हर क्वार्टर हम लोग लेस करते रहते हैं, हर क्वार्टर, हर 3 महीने पे, समझ रहे हो, तो उस तरीके से डिप्रिशिएबल उसकी बन जाती है, डिप्रिशिएशन लगा के हमारा चीजें हो जाती है। तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर देखा जाए तो चैप्टर प्रोविजन वाइज खत्म हो चुका है, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा और खत्म हो जाएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसका सुपर 50 का, 22 क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं, मतलब 50% तुम लोगों की जीएसटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो 22 क्वेश्चन में देखें तो तुमको क्या करना है, लिस्ट प्राइस, मतलब ये ट्रांजेक्शन वैल्यू है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव नहीं देखना है, हमने बता दिया था, ठीक है। 10 lakhs है, 10 lakhs में टैक्स डिवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज, म्युनिसिपल अथॉरिटी वाला ऐड होता है क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं ऐड होगा क्योंकि ये जीएसटी वाले एक्सपेंसेस है, पैकेजिंग चार्जेस होंगे होंगे। उसके बाद एनजीओ वाला कुछ दे रखा है, आरजी लिमिटेड रिसीव 40,000 एज अ सब्सिडरी फ्रॉम एनजीओ सेल ऑफ गुड्स, ऐड होगा ये पक्का, कितना है 40,000 को ऐड कर दो। उसके बाद क्या दे रखा है, 2% डिस्काउंट माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, लिस्ट प्राइस पे, तो 2% इसका 10 लाख का 2% कर दोगे, माइनस कर दोगे, अगर यहाँ पे देखो 10 लाख का यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए गए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी वाले एक्सपेंसेस नहीं ऐड किए गए हैं, उसके बाद पैकेजिंग चार्जेस ऐड किए गए हैं और सब्सिडरी ऐड की गई है क्योंकि नॉन गवर्नमेंट सब्सिडरी है और लिंक टू इनवाइस है, और डिस्काउंट आपका हमेशा लिस्ट प्राइस पे माइनस होता है अनलेस अल्टील क्वेश्चन कुछ कहेगा, समझ लो, इजी है। उसके बाद आपका फेवरेट क्वेश्चन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बुकिंग। अब बेसिक फेयर की डिफिनेशन हमने क्यों बताई थी, बेसिक फेयर की डिफिनेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बेसिक फेयर, अब कुछ लोग एग्जाम में क्या करते हैं, ये चार्जेस हैं ये ऐड होने चाहिए इसमें समझ लो, वो ऐड कर देते हैं, इसीलिए बेसिक फेयर की डिफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है कि बेसिक फेयर क्या होता है, ये कीवर्ड याद करना बहुत जरूरी है, बेसिक फेयर पे ही चार्ज होगा हमेशा। तो बेसिक फेयर पे 5% डोमेस्टिक है और 10% इंटरनेशनल है, 5% करोगे कितना आ जाएगा 5,000, और ये कितना आ जाएगा 10%, कितना 30,000, तो दोनों 35,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी हो गई, क्वेश्चन खत्म। समझ लो, अगर आपको प्रोविजन आते हैं तो कितना इजी है जीएसटी, समझ लो। अब परचेज एंड सेल अगर कर रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स का तो ये भी एक बार देख लेते हैं। ये आपके सेकेंड हैंड कार के डीलर हैं, ओल्ड कार आर इंगेज इन परचेज एंड सेल ऑफ द ओल्ड कार इन बिहार, फर्निचर्स डिटेल करते हैं फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन मंथ ऑफ अगस्त, ये याद रखना, अगस्त भी काम आएगा अभी। परचेज ऑफ ओल्ड कार 80,000 है, इसको सोल्व करते हैं 1,20,000 पे, तो अगर हम लोग बात करें 80,000 पे इसको परचेज करते हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, जीएसटी लगेगी प्रॉफिट पे। अगर परचेज कर रहे हैं 75,000 की और बेच रहे हैं 65,000 की, लॉस में है, इग्नोर कर दो निगेटिव वैल्यू। परचेज कर रहे हैं 90,000 की बट अनेबल टू सेल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, अगर अगस्त में तुम सेल ही नहीं करो, इसीलिए कहा था अगस्त इंपॉर्टेंट है, तो हमको यहाँ पे क्या डिटेल, ये देखो क्या लिखा है, मंथ ऑफ अगस्त की चीजें बताओ, बच्चे गलती कर देते हैं, समझ रहे हो। परचेज ओल्ड कार फॉर 1 lakhs एंड सोल्ड फॉर 1,30,000 इन ओडिशा, चाहे जहां सेल करो, अगस्त में कर रहे हो ना, ठीक है, 1 लाख की खरीदी और 1,30,000 की बेच रहे हो, 30,000 का प्रॉफिट है, जीएसटी लग जाएगी, तो देखोगे 40,000 30,000 70,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सिंपल। अब कहोगे सर वो 5% ऐसे करके आया नहीं, तो बेटा वो सब
प्रोविजन दे रखे हैं, लेकिन आपके इंटरमीडिएट लेवल पे इतना हाई पूछा नहीं गया है। ऑल्दो आपके सिलेबस में चीजें बहुत सारी दे रखी हैं, अगर पूरा सिलेबस कराने बैठे तो 50 क्लासेस लगेंगी जीएसटी में। परचेज प्राइस का, परचेज ये सब देखो ना कि परचेज हमने किया है, तो परचेज पे 5 क्वार्टर के हिसाब 5% के हिसाब से एक प्रकार के डिप्रिसिएशन टाइप का लगता है पर ईयर। कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में? 4 क्वार्टर होते हैं, 4 के हिसाब से होते हैं। ये करोगे क्वेश्चन? एक और कर लो क्वेश्चन। कह रहे हैं वाई लिमिटेड मुंबई द रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चर चॉकलेट एंड बिस्किट्स। सर भूख भी लग रही है, अब इतनी देर हो गई, आप चॉकलेट बिस्किट की बात कर दी हैं, पानी आ गया मुंह में। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं मंथ ऑफ अक्टूबर। लिस्ट प्राइस दे रखा है 12,40,000। सब्सिडरी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा, सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन होगा, टैक्स लिवाइड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी होगा, पैकेजिंग चार्जेस ऐड होगा, लेट फीस पेड बाय रिसिपिएंट, ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो होगा। समझ लो, तो केवल ये जो नॉन गवर्नमेंट वाली थी, सॉरी गवर्नमेंट वाली थी, ये नहीं हुआ, बाकी सारी चीजें हुई हैं, आंसर आ गया है। कुछ इसमें दिमाग लगाने वाला ऐसा कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, अब आ जाते हैं, ये तुम्हारा शायद दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ना? हाँ, दिसंबर, हमको याद हो गया, देख रहे हो। कुछ ज्यादा याद होने लगा है अब इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल सी न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर है, क्या आएगा इसमें? 25%। एक बार हम दिखा देते हैं प्रोविजन, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ना। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस सेविंग पॉलिसी है, एक सेकेंड, हाँ पढ़ लो इसको एक बार। डन। अगर देखोगे तो न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर है, प्रीमियम कलेक्ट करते हैं 50,000, उसके बाद रिन्यू करते हैं इसको, उसके बाद रिस्क पॉलिसी है, रिस्क पॉलिसी में जानते हो क्या होता है? पूरा सिंगल सिंगल प्रीमियम अगर होता है, सिंगल प्रीमियम कलेक्ट किया जाता है। लाइफ ऑफ माइक्रो स्मॉल है एग्जाम। अब इसको हमने बताया एक तरीका कि इसके अलावा ये जो तुमने एक सॉरी 1, 2, 3, 4 इसके अलावा कुछ भी देखोगे, इस पे कोई परसेंटेज अप्लाई नहीं करोगे, 4 चीजों के अलावा। ठीक है, तो अगर इसमें देखोगे यहाँ पे 50 लाख से कितने परसेंट लगेंगे? यहाँ पे 25% लगेंगे। क्यों लगेंगे? है फर्स्ट ईयर है, सेविंग पॉलिसी है, और फर्स्ट ईयर है, इंटीमेटेड नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। रिन्यूअल करा रहे हैं तो कितना लगेगा? फर्स्ट ईयर आपका 25%, उसके बाद रिन्यूअल। ओनली रिस्क पॉलिसी है, कितने परसेंट लगेगा? पूरा पूरा ग्रॉस प्रीमियम जितना चार्ज कर रहे हो, तो इसका पूरा अमाउंट होगा 30 लाख। उसके बाद सिंगल एन्युटी प्लान कितना, इनको सबको कैलकुलेट करके बताओ। 25% कितना होगा 50 लाख का? 1,25 है। अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, अभी क्लास हो जाए फिर बताएंगे। 937,500। और ये कितना 10%? सबको जोड़ दो, क्या 80 31 लाख। एक बार जोड़ लो, 61। देखो सेम आंसर लिखा होगा शायद, 61,37,500। ठीक है, क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा इसको अच्छा करना चाहो तो पहले प्रोविजन लिख दो, ये वाले जो लिखे हमने, देखो प्रोविजन लिख दो, उसके बाद क्वेश्चन कर दो, और अच्छे 7 आउट ऑफ 7। हमेशा हम यही करते थे, लॉ में भी
अगर हमको क्वेश्चन करना है तो हम सबसे पहले प्रोविजन लिख देते थे, प्रोविजन के बाद पार्ट में जो आंसर पूछ रहा है आंसर लिख दो, एग्जामिनर पढ़ लेगा ऊपर से जो पढ़ना होगा उसको। ये भी आपका स्कैनर का है, लेकिन मतलब इस टाइप का ऊपर क्वेश्चन करा चुके हैं, ये बेहद सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एडलेस वाला, ठीक है। अब आपका प्रीमियम इधर देखो, प्रीमियम ओनली रिस्क कवर, रिस्क वाले का पूरा पूरा 25 लाख पूरा पूरा ले लो। प्रीमियम न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर है 25% इसका ले लो, और इसका 12.5% ले लो, और सिंगल का 10% ले लो, सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन हैं। ये देखो किया गया है, 25% रिस्क वाले पूरा पूरा 25%, 12.5% सिंगल एन्युटी का 10%, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू 55 लाख कर लेना तुम लोग, ये सब क्लास में कर चुके हो। तो ये तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई रिवाइज हो गया है पूरा चैप्टर। आई थिंक होल कॉन्सेप्ट जितने पढ़ाए हैं सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, तो एक तरीके से रेगुलर ही क्लास का हो गया कंटेंट।